हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन रूप से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मनमोहन क्लासेस पर। और आपके लिए प्रतिदिन मैं लेकर आता हूं कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। जी हाँ मित्रों, आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत खास है। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो बहुत सारी नई जानकारियाँ आज आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो सभी वीडियो को यानी कि पूरी की पूरी वीडियो को आप अंत तक देखें और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट रूप में आपको समझाऊंगा, आपकी स्ट्रेटजी के करंट अफेयर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सभी को बेहतरीन रूप से तैयार करेंगे और सभी नोट्सों को अच्छे से रूप से प्रिपेयर करेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने इन नोट्सों को प्रिपेयर किया है उसी प्रकार से आप भी प्रिपेयर करने की कोशिश करें और पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमें अपने दैनिक जीवन की दृष्टि से भी इन बातों को जानना चाहिए। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं। पूछा गया है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, इसे 1987 से बनाया जा रहा है। कब से? 1987 से यह चला आ रहा है कि 28 फरवरी को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसे मनाने का कारण क्या है इसे जानते हैं सबसे पहले। तो आप जानते हैं एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है सर रामचंद्र वेंकट रमन, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, इन्हीं के द्वारा 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज की गई। तो इनके लिए 1930 में इसके लिए क्या दिया गया, तो 1928 में इन्होंने खोज की और 1930 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्रदान कर दिया गया। उसके बाद इन्हें पहला भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, 1954 में। याद रखेंगे 3 लोगों को दिया गया था, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और अपने सी राजगोपालाचारी और एक थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है मित्रों, इन तीनों को दिया गया था जिसे हम रख सकते हैं ट्रिपल सी के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें कि 2022 की जो थीम रखी गई है वह सतत राष्ट्रीय भविष्य में, राष्ट्रीय सतत भविष्य के लिए विज्ञान की जो शाखा है उसको किस प्रकार से आगे रखा जा सके, इसके लिए इस थीम को रखा गया है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट में आपको रिवाइज कराऊंगा बाद में। ठीक है, उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आप देख रहे हैं तो आप सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं और आपके लिए ये जो लिस्ट में आज बनाई है आपके लिए स्पेशल फैक्ट की लिस्ट, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे आप देखिएगा एक बार और लगाइएगा इसका रिवीजन। पूछा गया है कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, एक अभियान चलाया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और इस अभियान का नाम है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय, जिनके मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान चलाया गया है। आपने सुना होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह इस पर काम करेगा और एक ऐप जारी किया गया था, उस ऐप का नाम था भाषा संगम। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि आपको भाषा से संगम, भाषा संगम ऐप जो है, इससे क्या होगा, जो भी आपने सीखा है उसको इस ऐप में डालना है। यानी 22 भाषाओं में जो कुछ भी आपने सीखा है उसके बारे में एक सेल्फी बनाकर आपको डालनी है। किस हैशटैग के साथ? तो हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी के साथ आपको एक पोस्ट करनी है। ठीक है, और इसी अभियान को किसने चलाया है? तो यह चलाया है शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। आइए उस स्पेशल फैक्ट की ओर आपको ले चलता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा गया है सभी क्वेश्चन जो हमारे भाषा स्पेशल से संबंधित हैं, यानी आपको सभी जितनी भी जानकारी दूंगा मैं स्ट्रेटेजी तरीके से, वो सभी की सभी भाषा से संबंधित हैं। तो पहला पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसे कब? तो प्रत्येक 21 फरवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह आंध्र प्रदेश था। शास्त्रीय भाषा हमारी कितनी हैं? तो वो 6 हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम और उड़िया। नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी हमारी और वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जो बाद में हमारी 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको पता है अनुसूची 8 में यह 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, उसके बाद एक जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। यह 21वें संविधान संशोधन 1967 से जोड़ी गई थी सिंधी।
ठीक है। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन 1992, और इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब टोटल हो चुकी है हमारे पास 18। उसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसके तहत 4 भाषाएं और जोड़ी गई, जिनमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़कर भारत की संविधान में अब कुल 22 भाषा हो चुकी हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यह भी 24 भाषाओं में दिया जाता है ना, जिसमें से 22 भाषा अपनी कौन सी हैं, तो संविधान की भाषा हैं, और 2 भाषा अलग हैं जिनमें राजस्थानी और अंग्रेजी शामिल है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें 2-4 पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, उसके बाद पुनः से आपको इसका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, काफ़ी पॉइंट रह चुके हैं अभी भी, लेकिन फिर भी आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आपको लल्लन टॉप इंडेक्स के बारे में समझाने वाला हूँ। कंटेंट वही मिलेगा आपको सेम टू सेम, बस सुविधाओं की थोड़ी कमी है। ठीक है, क्योंकि कहा है किसी ने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है मित्रों, काफ़ी मैं परेशानियों से जूझ रहा था बीते समय में, लेकिन आज मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं कि थोड़ा बहुत अब मैं ठीक हो चुका हूं। मेरे अभी घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, और मेरे साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी हैं, बीमार हो चुका था, गले में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी हार नहीं मान रहा हूँ। आपके लिए प्रतिदिन बढ़िया बढ़िया फैक्टों के साथ, सभी क्वेश्चनों के साथ एक वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ। आज वाली जो वीडियो है काफ़ी मुश्किल के साथ आपके सामने आ रही है, काफ़ी समय के बाद स्टेप ले लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है और आपके सामने पेश की है। ठीक है, तो यदि आपको बस वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा बढ़िया लगे वीडियो तो उसे लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल हो रही है, मेरे साथी मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो यह 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है, और यह 10वें नंबर का है। सबसे पहले जानते हैं इसे जारी किसने किया है। तो इसे जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये यूएस चैम्बर के द्वारा इसकी एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें हम बात करें तो कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 55 कुल देशों की संख्या है, और इसमें बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था यानी ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपने आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मजबूत किया गया है ना, और इन 55 देशों में जो शीर्ष स्थान पर है वो 3 देश आए हैं, यानी शीर्ष स्थान पर ही 3 देश हैं, जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें अंतिम स्थान पर कौन है, तो वेनेजुएला, अल्जीरिया और अपना नल्ला पाकिस्तान, ये 3 दोस्त अंतिम स्थान पर रहेंगे। वहीं पर बात करें अपने भारत की, प्यारा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो यह 43वें नंबर पर इस बार रहा है। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे। अब आपके लिए लल्लन टॉप जो करंट अफेयर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह फरवरी माह से संबंधित है, और फरवरी माह में जितने भी लल्लन टॉप इंडेक्स बने हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो ये आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है। पूछा गया है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2019-2021 में सर्वाधिक स्टार्टअप कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में या किस शहर में, तो यह दिल्ली है, और दिल्ली में लगभग 5000 से ज़्यादा क्या कहे गए हैं, नए स्टार्टअप लगाए गए हैं। वहीं पर बात करें शहर की तो बेंगलुरु, यहाँ पर 4514 स्टार्टअप लगाए गए हैं। वहीं पर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य। तो यह भी मैंने आपको पढ़ाया था, सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है, यह है राजस्थान, 65 लाख यहाँ पर बेरोजगार हैं। वहीं पर दूसरे स्थान पर था बिहार, और तीसरे स्थान पर था अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वैश्विक डिजिटल सूचकांक 2022। तो वैश्विक डिजिटल सूचकांक 2022 यह जारी किया था किसने, सेल्सफोर्स ने। ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन था, अपना भारत, और सेकंड स्थान पर था ब्राज़ील। ठीक है, कुल 19 देशों में भारत पहले स्थान पर था। ठीक है, और कौन सा सूचकांक था ये आपको याद रखना है, क्योंकि भारत बहुत ही कम सूचकांकों में पहले स्थान पर आता है। ठीक है, तो वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत पहले स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जानेंगे नरेगा और मनरेगा के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और जानने लायक क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप जो लॉन्च किया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो मित्रों आपको बता दें, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री इनके द्वारा क्या किया गया है, एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लोकपाल ऐप। ठीक है, आपको बता दें कि यह किसके लिए, तो शिकायतों और निपटारा, शिकायत की जाती है और उनके निपटारे के लिए इस ऐप का उपयोग किया जाएगा, जिससे क्या होगा, तो पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा या वो पारदर्शिता बढ़ेगी। सबसे पहले जानते हैं कि ये लोकपाल यानी मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा क्या है। तो आपको सबको पता है कि नरेगा जो एक्ट आया था ये कब आया था, तो 2005 में एक्ट आया था ये, और 2006 से इसे लागू कर दिया गया था। जबकि इसमें महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया, तो यह 2009, ठीक है, 2009 में यह जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर आप 2009 भी कर लें और 2010 भी कर लें। ठीक है, अगर देख लें आप, मैं कंफर्म हूँ, यहाँ तक मैंने देखा था तो 2010 था, लेकिन आज सर की क्लास ने 2009 कराया है। ठीक है, तो एक बार आप चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही क्या रहेगा, 2009 या 2010। मैं चेक करूँगा, आप भी बताइएगा। ठीक है, अब वहाँ पर आप फैक्ट देखते हैं। पहले लोकपाल हमारे कौन थे, तो ये थे हमारे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, आपको पता है मनरेगा तो विश्व का सबसे बड़ा, कैसा मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी देने वाला सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है मनरेगा या नरेगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, भारतीय रेलवे का पहला और सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है, इसका नाम है, यह बीना मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, तो प्रत्येक साल यहाँ पर 1.8 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जाएगी, और इससे क्या होगा, रेलवे का 1.37 करोड़ रुपए बचत होगी। यह कैसी बचत है, तो साल भर की बचत है और साल भर की यूनिट है इस पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के द्वारा। बात करें कहाँ पर, तो पश्चिमी मध्य रेलवे में इसे स्थापित किया जाएगा। होगा क्या इसमें, तो आपने जो सुना होगा डीसी टू एसी करंट, यह डीसी करंट को किसमें बदलेगा, एसी करंट में बदलेगा, यानी डायरेक्ट करंट को किसमें बनेगा, अल्टरनेटिव करंट में चेंज कर देगा। ठीक है मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारे घर में कौन सी धारा बहती है, तो एसी धारा बहती है। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बेहद इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, धर्म गार्जियन अभ्यास, तो भारत और जापान के मध्य होता है। आप सभी लोग जानते हैं धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है, भारत और जापान, और इसका आयोजन 2022 में कहाँ पर, तो कर्नाटक में होने वाला है। यह 27 फरवरी से 10 मार्च तक अभ्यास चलेगा। याद रखना कब से, तो 27 फरवरी से 10 मार्च तक कर्नाटक में इसका आयोजन होने वाला है। अब देखते हैं कुछ ऐसे युद्धाभ्यास जो कि भारत और जापान के मध्य होते हैं, यानी भारत के जापान के साथ होते हैं। तो ये 4 आपको याद रखना है, एक तो जिम्बैक्स, सिन्यू मैत्री, मालाबार और समुद्र सुरक्षा अभ्यास जो हाल ही में हुआ है, समुद्री सुरक्षा अभ्यास, यह भी जापान के साथ और भारत के साथ होता है। अब आपके लिए 2 स्पेशल फैक्ट में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इनका एक रिवीजन लगाते हैं बहुत अच्छा सा 2 मिनट का। ठीक है, एक युद्धाभ्यास का रिवीजन लगाएंगे और एक जापान स्पेशल का। तो पहले लगाते हैं जापान स्पेशल का। आप सभी लोग जानते हैं जापान, इसे उगता हुआ सूरज, सुकुमारों का देश और निप्पनों का देश कहा जाता है। ठीक है, यह इसकी राजधानी क्या है, तो टोक्यो इसकी राजधानी है, और किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसकी मुद्रा का नाम येन है और यहाँ की संसद को डाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको जानने थे। अब देखते हैं कुछ और अन्य फैक्ट जो आपके लिए अंदर तक जानने हैं। जैसा कि आपको बताया, यहाँ के पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और जापान के 2 बार सबसे ज़्यादा कार्यकाल के साथ शिंजो अबे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहले ये 2000 से 2006 तक यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, हाल ही में इन्हें 2021 का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ 23 जनवरी 2022 को इन्हें भारत के एक और सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम था नेताजी पुरस्कार। इसके बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री आए उनका नाम था योशिहितो सुगा। क्या नाम था, योशिहितो सुगो, यहाँ के पूर्व थे। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदो प्रेजेंट टाइम में जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान के प्रमुख द्वीप आपको याद रखने हैं जिन पर भारत, माफ करना, जापान बसा हुआ है। उनमें हम बात करें क्रमशः तो होक्काइडो, होन्शु, शियोकू और क्यूशु।
ठीक है। यहाँ का एक फेमस ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट फ्यूजी। ठीक है, क्या नाम है? माउंट फ्यूजी यहाँ का फेमस ज्वालामुखी है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए जापान से संबंधित है। इतने सारे फैक्ट आपको इसी क्लास में मिलेंगे जो आपका बेहतरीन रिवीजन कराएंगे और आपके लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। तो बस वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इस वीडियो से जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है ऑपरेशन गंगा। तो आप सभी को पता है ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑपरेशन गंगा यह भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन से एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। और यह रेस्क्यू मिशन जो चलाया गया है पोलैंड से होते हुए रोमानिया से होते हुए हंगरी और स्लोवाकिया तक पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पता है 5वीं फ्लाइट आज आ चुकी है ना। और लगभग 24 घंटों में भारत के 500 से ज़्यादा भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, मैं कुछ बोलकर बता रहा हूँ आपको, जैसे कि हाल ही में चलाया गया था ऑपरेशन परिवर्तन। तो यह आंध्र प्रदेश में चलाया गया था गांजा की खेती समाप्त करने के लिए। इसी के साथ आपको याद रखना है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति यह अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑपरेशन आहट। तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसे चलाया गया था और मानव तस्करी को कम करने के लिए इसे चलाया गया था। तो ये अन्य जो आपके लिए ऑपरेशन थे इन्हें भी याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कहाँ पर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, या किया जाएगा। तो आप सभी को पता है इसका आयोजन कानपुर में चल रहा है और यह 58वें नंबर की सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 है जो 25 फरवरी से कब तक चलेगी? तो 3 मार्च तक चलने वाली है। इसमें हम बात करें 184 खिलाड़ी हैं जिनमें से 23 ग्रैंड मास्टर हैं और 30 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शामिल हैं। यह फैक्ट आपको याद रखना है, कितने ग्रैंड मास्टर? तो 30 ग्रैंड मास्टर हैं इसमें और 23 ग्रैंड मास्टर और 30 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर इसमें स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप जरूर देखिए और इसका एक बेहतरीन सा रिवीजन लगाइए। पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारा। पूछा गया है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, कैसा? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रेस्पिरेटर वाइंडिंग डोमेन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RBD कहेंगे, प्रोटीन का सब यूनिट वैक्सीन है। तो मित्रों एक सवाल है, आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD यह क्या है? तो यह कोरोना वायरस की एक वैक्सीन है जो क्या करेगी? आपको पता है कि ये कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के आपको पता है ऐसे करके ये जो लगे हुए हैं ये क्या है? रेस्पिरेटर्स हैं। इससे क्या होता है, ये अपनी वृद्धि करता है और फेफड़ों पर जाकर चिपक जाता है। इन्हीं रेस्पिरेटरों को क्या खत्म करेगा? तो ये समाप्त करेगा, खत्म कर देगा। कौन? RBD। ठीक है, और इस वैक्सीन का नाम है कार्बोवैक्सी TM। कार्बोवैक्सी TM इसका नाम है। यह 28 दिनों में 2 खुराक इसकी दी जाएंगी और हाल ही में आपातकालीन इसकी मंजूरी दी गई है 12 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाने की। इसका निर्माण किसने किया है? तो बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। याद रखेंगे, इतने से फैक्ट थे आपके लिए। ठीक है, अभी भी आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाइएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं लल्लन टॉप कोविड-19। तो आपको पता है हाल ही में भारत को कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी दी गई थी। ये आपको पता है सिंगल डोज वैक्सीन थी जिसका नाम था स्पुतनिक लाइट। देश की नोवा टीका था ये। ठीक है, जिसे मंजूरी प्रदान की गई थी मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। कुछ अन्य देखते हैं कौन कौन सी हमारी अन्य 8 जिनको मंजूरी दी गई है भारत में। तो इससे पहले स्पुतनिक बी जो कि रूस की है, इसको मंजूरी दी गई थी। कोविशील्ड बायोटेक द्वारा बनाई गई थी, यानी भारत बायोटेक हैदराबाद में बनाई गई थी। कोवैक्सीन यह किसके द्वारा? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। कार्बोवैक्स, ठीक है, कोवोवैक्स मॉडर्ना जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। और जाइकोव डी या जाइडस कैलोडार के द्वारा बनाया गया था और ट्रिपल डोज वैक्सीन थी जो DNA पर आधारित थी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा कोविशील्ड ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है ना। वहीं पर कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? तो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप करेक्शन करिएगा, ये चेंजेस कर लीजिएगा, इसका ऊपर और इसका नीचे। ठीक है मित्रों, ये थोड़ी सी गलती हुई है मुझसे लिखने में।
कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, कल का हमारा फूलपत्ती वाला सवाल आपके सामने है, जिसका आंसर है, पूछा गया है, हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति श्री धूलीपड़ी। धूलीपड़ी को JNU की पहली महिला कुलपति बनाया गया था। नेक्स्ट आज का हमारा फूलपत्ती वाला सवाल है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है कि दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने का सबसे ज़्यादा खरीदार बैंक कौन सा है? इन चारों में से आपका सही आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। बाकी आपको आज की वीडियो के बारे में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो अपना अच्छा सा सजेशन, अच्छा सा गुड कमेंट आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें और मुझे अपना सजेशन दें कि इस वीडियो में आपके लिए और क्या नया करूं। ठीक है, और इस वीडियो के बारे में आप बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इस वीडियो से जोड़ें। इसी के साथ आप सभी का मित्र आपसे विदा चाहता है। ठीक है, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को भोलेनाथ की जय। धन्यवाद।